जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक परमाणु हथियार की ताकत पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता रखती है। अगर कल ही कोई परमाणु हमला हो जाता है तो दुनिया का क्या होगा? भारत कैसे एक परमाणु शक्ति बन गया? ये कहानी है संघर्ष, साहस और विज्ञान की। ये कहानी है पोखरण की, जहां भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया कि उसकी असली ताकत क्या है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां हम आधुनिक परमाणु हथियार की असली ताकत को समझेंगे। जानेंगे कि अगर कल ही कोई परमाणु हमला हो जाता है तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं और भारत ने कैसे एक सफल परमाणु परीक्षण करके इतिहास रच दिया। इस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी है भारत की ताकत की, दुनिया के डर की और हमारे भविष्य की। इन सभी चीजों पर आगे बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं बहुत कम लोग होते हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। और अभी हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं है, तो आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आजादी के बाद हमारे देश में इस बात पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई थी कि भारत को एक परमाणु शक्ति बनना चाहिए या नहीं, कोई परमाणु हथियार डेवलप करना चाहिए या नहीं। इस पर जो गांधी जी थे वो इसके बिल्कुल विरोध में थे, और जो नेहरू जी थे उस टाइम के प्रधानमंत्री, वो डाउट में थे कि उनको क्या करना चाहिए, किसकी बात वो माने, गांधी जी की माने कि शांतिपूर्ण तरीके से चले या फिर अपने देश की ताकत को बढ़ाए। इसी बीच होमी जे भाभा ने वैज्ञानिकों का एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप ने नेहरू जी को इस बात के लिए मना लिया कि भारत को भी न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उसके बाद 1948 में भारत के द्वारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम पारित किया गया और यहीं से शुरुआत होती है भारत के परमाणु शक्ति बनने की। और फिर आता है साल 1998। भारत ने राजस्थान के पोखरण में गुपचुप तरीके से एक ऑपरेशन चालू किया। ये जो ऑपरेशन था बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, जिसके तहत भारत ने बहुत ही सीक्रेट तरीके से अपना परमाणु परीक्षण किया। इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए भारत की ओर से बहुत ज्यादा प्रयास किए गए, क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी, उसकी सैटेलाइट भारत पर नजर रखी हुई थी। और यही कारण था कि इस मिशन को सफल बनाने के लिए पोखरण में जो परीक्षण होने वाला था उसकी तैयारी अंधेरे में की गई, रात में की गई। यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सेना की वर्दी में काम किया। भारत की यह मेहनत रंग लाई। 11 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, जो कि सफल रहा। इस दिन को भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। 11 मई से लेकर 13 मई तक भारत ने कुल 5 परमाणु परीक्षण किए, जो कि सफल रहे। ये परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के नेतृत्व में किए गए थे। इसमें एपीजे अब्दुल कलाम की भी भूमिका बहुत ज्यादा अहम है। इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत दुनिया का छठा देश बन गया जिसके पास परमाणु शक्ति थी। इस परीक्षण के सफल होने के बाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उस टाइम पर बहुत ही जोरों शोरों से पूरी दुनिया को यह बताया था कि भारत ने अपने दम पर परमाणु हथियार विकसित कर लिया है। हालांकि उसके बाद अमेरिका और यूरोपीय वर्ल्ड ने भारत पर सैंक्शंस की बारिश कर दी, प्रतिबंधों की जैसे बारिश हो गई। भारत पर इकोनॉमिकल प्रतिबंध लगाए। अमेरिका और जापान जैसे देशों ने भारत को आर्थिक सहायता करने से मना कर दिया। साथ ही भारत को अन्य टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इक्विपमेंट देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा अन्य देशों ने भारत के साथ ट्रेड करना और भारत में इन्वेस्टमेंट करना कम कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत पर इन सैंक्शंस की बारिश क्यों गई, भारत पर इतने ज्यादा प्रतिबंध क्यों लगाए गए? तो उसके पीछे कारण है एनपीटी, नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी, जिसे हम परमाणु प्रसार संधि के रूप में भी जानते हैं। इस संधि के तहत जो पहले 5 परमाणु संपन्न देश थे, जिसमें अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का नाम आता है, उनकी तरफ से डिसाइड किया गया था कि जो नए देश हैं उनको अब परमाणु हथियार डेवलप नहीं करने दिया जाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हिरोशिमा अटैक हुआ था, जो अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था, उसके बाद से सुपर पावर होने की परिभाषा ही चेंज हो गई थी।
अब जिस देश के पास परमाणु हथियार होते हैं वही एक शक्ति माना जाता है विश्व में। तो ये जो परमाणु संपन्न देश थे, इन्होंने ये डिसाइड किया था कि 1967 से पहले जिन देशों ने परमाणु हथियार बना लिया है उनके पास ही रहेगा, उसके बाद कोई भी देश अब परमाणु हथियार डेवलप नहीं करेगा। लेकिन भारत इस संधि का विरोध करता था और भारत ने कभी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। साथ ही जो पाकिस्तान है उसने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। भारत की ओर से ये माना जाता था कि ये जो संधि है वो भेदभावपूर्ण है। इतिहास में कई बार देखा गया है कि इस संधि का भेदभावपूर्ण तरीके से उपयोग किया गया है और भारत ने अपने दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट के द्वारा इस संधि को चुनौती दी थी, जिसके बाद भारत पर सैंक्शंस की बारिश हो गई थी। लेकिन भारत ने समय के साथ पूरी दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि भारत एक जिम्मेदार देश है। भारत ने जो भी वेपन डेवलप किए हैं, जो भी परमाणु हथियार डेवलप किया है, उसके प्रति भारत बहुत ज्यादा जिम्मेदार है और भारत एक शांति प्रिय देश है। टेंशंस के कारण भारत को बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। जैसे जो न्यूक्लियर प्लांट भारत ने डेवलप किए थे उनके लिए ईंधन जुटाने में भारत को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। जो फ्यूल होता है जैसे यूरेनियम, उसको खरीदने में, परचेज करने में बहुत ज्यादा परेशानी भारत को झेलनी पड़ी। साथ ही जो डेवलप देश है वो अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर नहीं कर रहे थे। सैंक्शंस का कुछ पॉजिटिव असर भी भारत पर हुआ, जैसे कि भारत को ये समझ आ गया कि भारत को अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य करना होगा। भारत को अपने टेक्नोलॉजी सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करना होगा। हर एक सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा, चाहे वो परमाणु हथियार हो, अन्य हथियार हो या फिर इकोनॉमी हो। और भारत ने धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करना स्टार्ट कर दिया। भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मंच होते हैं उस पर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाई ताकि भारत दुनिया का नजरिया भारत के प्रति चेंज कर पाए। समय बीतता गया और फिर आया 2008। साल 2008 में अमेरिका और भारत के बीच एक परमाणु समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत पर जितने भी सैंक्शंस लगे थे उनको पार्शियली भारत पे से रिमूव कर लिया गया। तो इससे ये हुआ कि भारत को अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए फ्यूल जुटाने में आसानी होने लगी, कुछ टेक्नोलॉजी भी भारत को मिलने लगी और समय के साथ धीरे धीरे ये जो प्रतिबंध है वो कम होते गए। अकेले अमेरिका ने उस टाइम पर भारत पर 100 से ज्यादा प्रतिबंध लगाए थे और 2008 में उन्हें पार्शियली अमेरिका के द्वारा रिमूव कर दिया गया था। रिसेंटली जो अमेरिका के एनएसए हैं सुलेमानी, वो भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भारत पर जो प्रतिबंध लगे थे सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद उन प्रतिबंधों को पूरी तरीके से अमेरिका के द्वारा हटा लिया जाएगा। लेकिन अगर हम चर्चा करें कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें एक परमाणु संपन्न देश बनना पड़ा, हमें एक परमाणु हथियार जो दुनिया का सबसे घातक हथियार माना जाता है वो डेवलप करना पड़ा, तो इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। एक तो चाइना और दूसरा पाकिस्तान। चाइना पहले से ही परमाणु संपन्न देश था, चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता था, पर अगर पाकिस्तान भारत से पहले परमाणु संपन्न देश बन जाता तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना थी कि पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर दे। और यही कारण था कि भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनना पड़ा, क्योंकि परमाणु हमला बहुत ही ज्यादा घातक होता है और इसके बहुत ही ज्यादा दुष्परिणाम होते हैं। सोचिए अगर कल ही किसी देश पर परमाणु अटैक हो जाए तो विस्फोट से वहां पर मौजूद सारी चीजें चंद सेकंड में जलकर खाक हो जाएंगी और उस समय वहां पर मौजूद लोगों का बच पाना तो नामुमकिन होगा। लेकिन उसके बाद जो रेडिएशन फैलेगा वो हजारों लोगों की जान धीरे धीरे कर कर ले लेगा। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है एक परमाणु अटैक के बाद। धमाके के बाद हवा, पानी, जमीन सब कुछ जहरीला हो जाएगा। वहां पर जो रेडिएशन फैलेगा वो कुछ दिन, महीने, हफ्तों तक नहीं रहेगा बल्कि सालों तक वहां पर रहेगा और वहां पर फसल नहीं उग पाएगी, लोग बीमार पड़ते रहेंगे, खाने पीने की चीजों में कमी आएगी। तो इतना ज्यादा खतरनाक होता है एक न्यूक्लियर अटैक। तथा न्यूक्लियर अटैक एक शहर तक, एक देश तक सीमित नहीं रहता। अगर किसी देश पर न्यूक्लियर हमला हो जाएगा तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि जो विस्फोट के बाद धुआं और धूल के कण आसमान में छाएंगे उससे सूरज की रोशनी बाधित होगी जो कि धरती पर नहीं आ पाएगी। फिर धरती पर ठंड बढ़ने लगेगी, फसल कम हो जाएंगी, भूखमरी बढ़ने लगेगी। तो अगर किसी देश पर न्यूक्लियर हमला होता है तो उस देश के साथ पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और इन्हीं अटैक से बचने के लिए पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों के न्यूक्लियर अटैक से बचने के लिए भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए
अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया। भारत ने हमेशा दुनिया को ये यकीन दिलाया है कि भारत ने जो न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है वो अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है, सेल्फ डिफेंस में किया है। और भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है, मतलब कि भारत पहले किसी भी देश पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन भारत सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी भी फॉलो करता है। सेकंड स्ट्राइक पॉलिसी क्या होती है कि अगर भारत पर कोई भी परमाणु हमला होता है तो उसका जवाब उस देश को मिलेगा ही, उसे कहते हैं हम सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। रिसेंटली पाकिस्तान ने इस कैपेबिलिटी की मांग चाइना से भी की थी। इस कैपेबिलिटी को अर्जित करने के लिए हवा, पानी, जमीन तीनों क्षेत्रों के परमाणु हथियार हमारे पास होने चाहिए, मतलब कि हम फाइटर जेट से भी परमाणु हमला कर पाएं, अपनी पनडुब्बी से भी कर पाएं, अपने शिप से भी कर पाएं तथा जमीन से भी कर पाएं। न्यूक्लियर एनर्जी का यूज केवल परमाणु हथियारों को डेवलप करने के लिए ही नहीं होता, बल्कि इससे ऊर्जा भी उत्पन्न की जाती है जिससे हम बिजली बना सकते हैं। इससे जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो अन्य सोर्स जैसे कोयला या जीवाश्म ईंधन उनके मुकाबले में सस्ती होती है। तो भारत को अपनी ऊर्जा मांग को भी पूरा करना था, यही कारण था कि भारत ने परमाणु ऊर्जा पर इन्वेस्टमेंट किया। और जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका ने 2008 में भारत पर जो सैंक्शंस लगे थे सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट के बाद उनको पार्शियली रिमूव कर लिया था। अब उन प्रतिबंधों को पूरी तरीके से हटाने पर जो अमेरिका है वो विचार कर रहा है। रिसेंटली अमेरिका के एनएसए जैक सुलेमानी भारत की यात्रा पर आए थे और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भारत पर जो सैंक्शंस लगे हैं, भारत की कंपनियों पर जो सैंक्शंस लगे हैं, उनको अब पूरी तरीके से रिमूव कर लिया जाएगा। लेकिन अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि अगर ये जो प्रतिबंध है पूरी तरीके से भारत पे से हट जाते हैं तो भारत को इससे क्या फायदा होगा। इन सैंक्शंस के हटने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। भारत के न्यूक्लियर सेक्टर में एक बड़ी ग्रोथ देखी जा सकती है और उस टाइम पर जो 3 मेन कंपनियों पर सैंक्शंस लगे थे वो सैंक्शंस भी हट सकते हैं, जिसमें भाभा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च तथा इंडियन रेयर अर्थ न्यूक्लियर रिएक्टर आदि शामिल है। तो इन तीनों कंपनियों पर से बैन हट सकता है। इसके साथ ही भारत अपने न्यूक्लियर प्लांट को ऑपरेट करने के लिए यूरेनियम को बड़ी मात्रा में आयात कर सकता है और बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर सकता है। साथ ही भारत को न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड एडवांस टेक्नोलॉजी भी मिल सकती है। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे भारत और अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो सुधरते गए, वैसे वैसे भारत पर लगे सैंक्शंस भी हटते गए। अभी रिसेंटली भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं उनके बीच थोड़ी टेंशन चल रही थी, क्योंकि जो बाइडेन सरकार का जो रवैया था भारत के प्रति, उससे भारत और अमेरिका के संबंधों में टेंशन बहुत ज्यादा थी। और अभी हम जानते हैं कि जो बाइडेन की सरकार का 10-15 दिन का जो कार्यकाल है वो बचा है। इस 10-15 दिन के कार्यकाल में जो बाइडेन की सरकार की ओर से ये फैसला लेना कि भारत पर लगे जो सैंक्शंस हैं उनको पूरी तरीके से अमेरिका रिमूव करेगा, वो थोड़ा सा डाउटफुल है। और सभी के मन में ये डाउट आता है कि अचानक से अमेरिका ने ऐसा फैसला क्यों लिया, क्यों भारत पर से वो पूरी तरीके से अपने सैंक्शंस हटाना चाहता है। तो हो सकता है कि अमेरिका अपने संबंध भारत के साथ और भी मजबूत करना चाहता है, लेकिन एशिया में एक देश को अमेरिका काउंटर करना चाहता है और हम सब जानते हैं वो है चाइना। पूरे विश्व में चाइना ही इकलौता देश है जो वर्तमान में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका और चाइना के बीच एक कोल्ड वॉर, ट्रेड वॉर भी चलती रहती है। ट्रेड वॉर क्या होती है, इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो वीडियो भी जाकर आप देखिए। इन दोनों के बीच जो वॉर चल रही है, जो ट्रेड वॉर चल रही है, ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहते हैं। एशिया में अगर चाइना को काउंटर करना है, अमेरिका अगर चाइना को काउंटर करना चाहता है तो उसको काउंटर करने के लिए वो भारत का सहयोग चाहता है, जिस वजह से अमेरिका भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करता जा रहा है। तो ये एक तरीके से अमेरिका की डिप्लोमेसी है एशिया में चाइना को काउंटर करने की, चाइना की आक्रामकता को काउंटर करने के लिए। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अमेरिका ने ये सैंक्शंस क्यों लगाए, भारत के लिए ये सैंक्शंस हटना कितना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है,
अपनी राय हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।